हम हर दिन मतलब अनगिनत तत्वों से घिरे रहते हैं। हमारे फोन से लेकर खाना पकाने के बर्तनों तक सब कुछ तत्वों से बना है। बिल्कुल। उनमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु। लेकिन सवाल ये है कि हम ये तय कैसे करते हैं? क्या सिर्फ चमक देखकर किसी को धातु कह देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इन्हीं तत्वों की असली पहचान उजागर करने के लिए एक क्या कहते हैं, एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, एक जासूसी पड़ताल। तो आज की हमारी जांच का मिशन क्या है? सबसे पहले हम कुछ शुरुआती सुरागों को देखेंगे, यानी धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, वे दिखते और महसूस कैसे होते हैं। फिर हम असली पूछताछ पर आएंगे, जहां हम उनके रासायनिक व्यक्तित्व को परखेंगे कि वे हवा, पानी और एसिड के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, उनका असली स्वभाव क्या है। और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। और अंत में हम उनके जन्म की कहानी का पता लगाएंगे, यानी धातु शोधन की आकर्षक प्रक्रिया, कि कैसे उन्हें धरती के गर्भ से बाहर निकाला जाता है। और ये पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि तत्वों के गुण ही उनकी पहचान और उनके काम तय करते हैं। मतलब स्टील की कठोरता उसे इमारतें बनाने के लायक बनाती है, और सोने का लचीलापन उसे गहनों के लिए कीमती बनाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बात इस जांच को सबसे दिलचस्प बनाती है वो है इसके अपवाद। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम हैं और कुछ अधातुएं हैं जो चमकती हैं। अच्छा, ये अपवाद हमें सिखाते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले गहरी जांच कितनी जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं पहले सुराग से, भौतिक गुण। जब भी कोई धातु कहता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चमकदार, चमकीली चीज आती है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे धात्विक चमक कहा गया है। सही। और ये चमक सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है। कोई भी धातु जब अपनी शुद्ध अवस्था में होती है और उसकी सतह ताजा हो तो वो चमकती है। अच्छा। अगर आप लोहे के एक पुराने जंग लगे टुकड़े को भी रेगमाल से रगड़कर उसकी ऊपरी परत हटा दें तो नीचे से चमकदार सतह निकल आएगी। हाँ बिल्कुल, ये उनका पहला पहचान चिन्ह है। ठीक है, तो चमक पहला सुराग है। दूसरा सुराग है कठोरता। हम तो यही मानते हैं कि धातु है मतलब लोहा, स्टील, यानी बहुत कठोर। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है ना? एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इस नियम को पूरी तरह तोड़ देती हैं। अच्छा, कैसे? ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्या? चाकू से? हाँ बिल्कुल, पनीर के टुकड़े की तरह। ये धातुएं धोखेबाज हैं। दिखती हैं शांत, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही धमाका कर देती हैं। वाओ! केमिस्ट्री में हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, कठोरता की बात तो समझ आती है, लेकिन फिर हम लोहे जैसी कठोर चीज को पीट पीट कर गाड़ी का दरवाजा कैसे बना लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये मुड़ता क्यों है, टूटता क्यों नहीं? यहीं पर धातुओं के दो सुपर पावर सामने आते हैं, आघातवर्ध्यता और तन्यता। सुनने में ये शब्द थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। आघातवर्ध्यता यानी चोट सहने की क्षमता। आप धातु को हथौड़े से पीटते जाइए, वो टूटने के बजाय फैलकर पतली चादर बन जाएगी, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। एकदम सही। और तन्यता का मतलब है खींचने की क्षमता। मतलब उसे खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है, जैसे बिजली के लिए इस्तेमाल होने वाले तांबे के तार। हाँ, मैंने पढ़ा कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बिल्कुल। ये सोचने में भी अजीब लगता है। एक छोटी सी अंगूठी में इस्तेमाल होने वाले सोने से भी कम सोना, और उससे पूरे शहर को पार करने जितना लंबा तार। बिल्कुल। और यही गुण धातुओं को इतना बहुमुखी बनाते हैं। इन्हीं के कारण हम धातुओं को अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे वो खाना पकाने के बर्तन हो, गाड़ी की बॉडी हो, या फिर बारीक गहने। सही। ठीक है, तो अब तक के सुराग हैं चमक, कठोरता, कुछ अपवादों के साथ, और आकार बदलने की क्षमता। अगला सुराग है ऊष्मा और विद्युत का चालन। हम सब जानते हैं कि धातु का चम्मच गर्म चाय में रखो तो तुरंत गर्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की बेहतरीन सुचालक होती हैं। वे ऊष्मा को अपने में से आसानी से गुजरने देती हैं। यही बात बिजली के लिए भी सच है। अच्छा। और यही गुण हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। आपके फोन से लेके आपके घर की लाइट तक सब कुछ कॉपर जैसे किसी धातु के इसी गुण पर निर्भर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बहने देता है। हाँ। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद है। लेड और मर्क्यूरी धातु होते हुए भी ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं है, और इसीलिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक यानी पीवीसी की परत होती है ताकि हमें करंट ना लगे, है ना? एकदम सही, क्योंकि प्लास्टिक कुचालक है। और एक आखिरी भौतिक गुण है
ध्वनि खोना। मतलब आवाज पैदा करना। हाँ, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे एक खास तरह की गूंज पैदा करती हैं। स्कूल की घंटी हमेशा धातु की बनी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक की नहीं। बिना तो चमकदार होती है, न कठोर, न ही आवाज करती है। और बिजली या गर्मी की सुचालक भी नहीं होती। सही, लेकिन यहाँ भी कुछ बागी मौजूद हैं। आयोडीन एक अधातु है, पर वो चमकीला होता है। अच्छा। और कार्बन, जो एक पक्की अधातु है, उसके दो रूप हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है ग्रेफाइट, जो मुलायम और बिजली का सुचालक है। पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट। हाँ, वही। और दूसरी तरफ है हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वाह, मतलब एक ही तत्व के दो इतने अलग रूप। बिल्कुल। इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर किसी तत्व की पूरी पहचान नहीं की जा सकती। हमें और गहराई में जाना होगा। यानी अब समय है असली पूछताछ का, उनके रासायनिक व्यवहार को समझने का। ठीक है, तो हवा के साथ इनका रिश्ता तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या होता है जब हम इन पर पानी डालते हैं? वहां और भी बड़ा ड्रामा होता है, और सारा खेल उनकी केमिकल पर्सनालिटी का है। अच्छा। यहाँ एक पैटर्न है। जो धातुएं ज्यादा बेचैन और रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम, वो ठंडे पानी में भी हंगामा खड़ा कर देती हैं। हंगामा? उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है कि उससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। यानी पानी में आग लगा देती हैं। हाँ, सचमुच। जो थोड़ी शांत हैं, जैसे मैग्नीशियम, उन्हें थोड़ा मनाना पड़ता है। मतलब पानी गर्म करना पड़ता है। वो ठंडे पानी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और लोहा? लोहा और एल्यूमिनियम जैसे तो बिल्कुल ही आलसी हैं। वो ना ठंडे पानी से हिलते हैं, ना गर्म से। वो सिर्फ भाप के धक्के से ही हिलते हैं। अच्छा। और सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुएं तो इतनी शांत हैं कि पानी के किसी भी रूप से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करती। और हमारे सोर्स में एक मजेदार बात लिखी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में तैरने लगते हैं। ये कैसे होता है? ये बहुत मजेदार है। जब ये पानी से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और उसे एक लाइफ जैकेट की तरह पानी की सतह पर ऊपर उठा देते हैं। कमाल है। हवा और पानी के बाद अब आते हैं अम्लों यानी एसिड पर। यहाँ क्या होता है? ज्यादातर धातुएं एसिड से मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विलन है, नाइट्रिक एसिड, HNO3। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब बाकी एसिड हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड सिर्फ एक एसिड नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर ऑक्सीकारक भी है। ऑक्सीकारक? हाँ, वो इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही धातु से हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो उसे तुरंत ऑक्सीकृत करके पानी में बदल देता है। अरे, मतलब ये तो डबल एक्शन जैसा हुआ। पहले हाइड्रोजन को आजाद करो और फिर उसे पकड़कर पानी बना दो। बिल्कुल। तो इन सभी पूछताछ से ये तो साफ है कि कुछ धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ बिल्कुल शांत। इसी के आधार पर सक्रियता श्रेणी बनाई गई है ना? बिल्कुल। सक्रियता श्रेणी को आप धातुओं की एक पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ताकतवर है और किसी भी नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकता है। हाँ, ये स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है, जहाँ सबसे ताकतवर बच्चा किसी भी झूले पर कब्जा कर सकता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे क्लासिक उदाहरण है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। अच्छा। इस पावर रैंकिंग में लोहा कॉपर से ऊपर यानी ज्यादा ताकतवर है। तो लोहा कॉपर को उसके घोल से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो फिर घोल का क्या होता है? नतीजा ये होता है कि घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़कर हरा हो जाता है और बेचारी कॉपर, जो अब अकेली हो गई है, लोहे की कील पर एक भूरी परत के रूप में जम जाती है। तो ये श्रेणी हमें बताती है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। अब हमने धातुओं की आपस की लड़ाई तो देख ली, लेकिन धातु और अधातु एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं? वे आपस में अभिक्रिया क्यों करते हैं? इसका जवाब उनके स्वभाव में छपा है। हर तत्व अपने आप में अधूरा महसूस करता है और उत्कृष्ट गैसों, मतलब नोबल गैसेस की तरह परफेक्ट या स्थायी बनना चाहता है। मतलब अपने सबसे बाहरी कोश को इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरना। बिल्कुल। धातुओं की आदत होती है देने की। उनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, जिन्हें वे आसानी से त्याग कर एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन यानी धनायन बना लेते हैं। और अधातुएं, उनकी आदत लेने की होती है। सही पकड़ा। उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वे अपना कोश भरने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन उधार ले लेती हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन यानी ऋणायन बन जाती हैं। तो इसे समझने के लिए हमारे घर के नमक यानी सोडियम क्लोराइड का केस लेते हैं। सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु। बहुत अच्छा उदाहरण है।
सोडियम के बाहरी कोश में एक फालतू इलेक्ट्रॉन है। जिसे देकर वो स्थायी हो सकता है। हाँ, और क्लोरीन को अपना बाहरी कोश भरने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम अपना फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, दोनों का काम बन गया। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, ये एक पूरी नई चीज का जन्म है। क्या इसी वजह से नमक, जो एक जहरीली गैस क्लोरीन, और पानी में धमाका करने वाली धातु सोडियम से बना है? इतना स्थिर और सुरक्षित होता है? बिल्कुल। जब सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बन जाते हैं तो विपरीत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को बहुत मजबूती से आकर्षित करते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है। इसे आयोनिक बंधन कहते हैं। और इस बंधन से बना सोडियम क्लोराइड अपने माता पिता यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, मजबूत होता है। तो मजबूती और भंगुरता एक साथ कैसे? बेहतरीन सवाल। कल्पना कीजिए कि आयन प्लस माइनस की एक सटीक लाइन में खड़े हैं। ये बहुत मजबूत संरचना है। ठीक है। लेकिन जब आप इस पे जोर से हथौड़ा मारते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी खिसक जाती है। अब प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस आ जाता है, और समान आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं। और पूरी संरचना एक झटके में टूटकर बिखर जाती है। इसीलिए वे कठोर होते हुए भी भंगुर होते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। और इनके गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि उस मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी बहुत ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है। अच्छा, तो क्या ये बिजली के अच्छे चालक होते? ये एक मजेदार सवाल है। ठोस अवस्था में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनके आयन वो अपनी जगह पर जमे होते हैं। अच्छा, तो फिर करंट कैसे पास होगा? लेकिन जैसे ही आप इन्हें पिघला दें या पानी में घोल दें, तब आयन घूमने लगते होंगे। एकदम सही। और बस तभी ये बिजली के सुचालक बन जाते हैं। तो हमने तत्वों की पहचान कर ली, उनकी पूछताछ कर ली, उनके रिश्ते भी समझ लिए। अब आते हैं अंतिम हिस्से पर, उनके जन्म की कहानी। हम इन धातुओं को असल में धरती से निकालते कैसे हैं? इनका मुख्य स्रोत है पृथ्वी की भूपरपट्टी। यहाँ ये यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। लेकिन हर खनिज से धातु निकालना फायदेमंद नहीं होता। जिन खनिजों से धातु को आसानी से और लाभदायक तरीके से निकाला जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क यानी और इन अयस्कों में मिली मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। सही। और अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की पूरी प्रक्रिया, जिसे धातु शोधन कहते हैं, वो फिर से उसी पावर रैंकिंग यानी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती है। अच्छा, फिर से वही श्रेणी। हाँ, हम धातुओं को 3 गिरोहों में बांट सकते हैं। पहला गिरोह है सबसे शांत और कम अभिक्रियाशील धातुओं का, सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये तो वीआईपी हुए। हाँ, ये इतने शांत हैं कि अक्सर प्रकृति में आजाद घूमते मिलते हैं, यानी शुद्ध अवस्था में। इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा गिरोह? दूसरा गिरोह है बीच वाली मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का, आयरन, जिंक, लेड। ये अयस्कों के रूप में मिलते हैं। इन्हें शुद्ध करने के लिए पहले इनके अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। ऑक्साइड में ही क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को अलग करना आसान होता है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, भर्जन और निस्तापन। ये नाम सुनने में भारी लगते हैं, भर्जन और निस्तापन। इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। भर्जन का मतलब है भूनना। जैसे हम कुछ भूनते हैं तो हवा लगती है। हाँ। तो सल्फाइड अयस्कों को हवा की मौजूदगी में तेज गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, और निस्तापन में हवा की जरूरत नहीं होती। कार्बोनेट अयस्कों को बस सीमित हवा में गर्म करने से ही वे ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अच्छा, तो एक बार ऑक्साइड बन गया फिर कार्बन जैसे किसी अपचायक का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है और हमें धातु मिल जाती है। और इसी से जुड़ी एक कमाल की चीज है थर्मिट अभिक्रिया। ये क्या है? ये एक तरह से केमिकल वेल्डिंग है। आपको किसी भारी भरकम मशीन या बिजली की जरूरत नहीं। तो फिर कैसे काम करती है? बस आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को मिलाइए और जला दीजिए। ये अभिक्रिया इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि लोहा पिघल जाता है। पिघला हुआ लोहा? हाँ, और इस पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल कहीं भी किसी भी टूटी हुई रेल की पटरी या मशीन के पुर्जे को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये केमिस्ट्री की रॉ पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा गिरोह, सबसे शक्तिशाली वाला? तीसरा और सबसे शक्तिशाली गिरोह है सबसे ऊपर वाली उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ये इतने ताकतवर और ऑक्सीजन से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि कार्बन भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। तो इन्हें कैसे अलग करते हैं? इन्हें अलग करने के लिए हमें बिजली का सहारा लेना पड़ता है।
एक प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनीय अपचयन, जिसमें इनके पिघले हुए यौगिकों से करंट पास किया जाता है और शुद्ध धातु एक तरफ जमा हो जाती है। तो अयस्क से धातु तो मिल गई, लेकिन क्या ये 100% शुद्ध है? यहीं पर अंतिम चरण यानी परिष्करण या रिफाइनिंग आता है। बिल्कुल, मिली हुई धातु में अब भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं। इन्हें हटाने के लिए सबसे आम तरीका है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ये कैसे काम करता है? इसमें हम अशुद्ध धातु की एक मोटी छड़, जिसे एनोड कहते हैं, और उसी धातु की एक पतली शुद्ध पत्ती यानी कैथोड लेते हैं। जब इनके घूर्ण से बिजली गुजारी जाती है तो जादू होता है। अशुद्ध छड़ से शुद्ध धातु के आयन निकलकर घोल में जाते हैं और फिर घोल से निकलकर शुद्ध पत्ती पर चिपक जाते हैं। एकदम सही। धीरे धीरे अशुद्ध छड़ गलती जाती है और शुद्ध पत्ती मोटी होती जाती है, और सारी गंदगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं, नीचे जमा हो जाती है। तो आज की इस पड़ताल में हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने धातुओं और अधातुओं की पहचान उनके बाहरी सुरागों से शुरू की, फिर पूछताछ करके उनके रासायनिक व्यवहार को समझा, और अंत में धरती के गर्भ से उनके जन्म की पूरी कहानी को उजागर किया। हाँ, और इस पूरी कहानी की हीरो रही है अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी। एक तत्व कितना बेचैन या शांत है, यही तय करता है कि वो प्रकृति में आजाद मिलेगा या किसी के साथ बंधा हुआ। और अगर बंधा हुआ मिलेगा तो उसे छुड़ाने की विधि कितनी सरल या जटिल होगी। सही है। सक्रियता श्रेणी असल में धातु शोधन का एक खजाना का नक्शा है। आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हमने धातुओं की अविश्वसनीय शक्ति और उपयोगिता के बारे में बात की, लेकिन हमारे स्रोतों में संक्षारण का भी जिक्र है, जैसे लोहे में जंग लगना। एक बहुत बड़ी समस्या। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे बनाए सबसे मजबूत पदार्थ भी पर्यावरण के साथ एक लगातार रासायनिक बातचीत में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का मुकाबला करने या शायद उनके साथ काम करने के लिए कौन सी नई सामग्री या तकनीकें विकसित करेंगे। क्या हम ऐसी धातुएं बना पाएंगे जिन पर कभी जंग ही न लगे, या क्या हम जंग लगने की प्रक्रिया को ही किसी उपयोगी काम में लगा पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।